सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो डिनर के दौरान विपक्षी पार्टियों को और साथ ही साथ जो विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री उनको साथ में लाकर एक जगह पर इकट्ठा किया, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश गया पूरी दुनिया के लिए। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी जुड़े हैं। शशांक जी, देखिए डिप्लोमेसी की तो बात करेंगे, लेकिन कल जो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक जो हमें घरेलू डिप्लोमेसी देखने को मिली, जहां पर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए हैं, जो कि नॉन बीजेपी पार्टी से आते हैं, स्टेट से आते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, स्टालिन हो गए, सुखविंदर सुक्खू आ गए। ये एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कल पूरे दुनिया के सामने दिया है। देखिए, ऐसा है कि जो विदेश सरकारें हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, उन सबको मालूम है पूरे तरीके से कि भारत के अंदर किस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत है। ये बात और है कि कहीं चाहे एनजीओज हो, चाहे और ग्रुप्स हो, जो इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हो या और ऑपोजिशन ग्रुप्स भारत में है, तो वो हो सकता है कभी कभी ऐसा वहां पर वार्तालाप करते हो कि भाई कुछ कमी आ रही है, तो पहले उनको मिलती थी ज्यादा अहमियत, वो अब नहीं मिल पा रही है। तो वो उसके दिखाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो सब विदेश, जो भी हमारे नेता हैं और पार्टीज के, उन सबको मिला के रखा है और ये बहुत अच्छी बात करी है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी तरह का डाउट रहा भी हो, कोई शक शुबा रहा भी हो किसी राष्ट्राध्यक्ष के मन में, तो वो इस बात से दूर हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि उनके एम्बेसीज हों, चाहे उनके अपने और तरीके हों, वो सब मालूम होगा उनको कि भारत में कितनी मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली है। बिल्कुल। अच्छा पवन, आपका भी एक सवाल था। बिल्कुल, एसटी मुनि साहब हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं G20 की साइडलाइंस पर जो रेल रूट और रेल एंड सी लिंक की बात की है, जिससे भारत, यूएई, इटली, फ्रांस, पूरा यूरोप और अमेरिका तक कनेक्ट होगा, ये किस तरह से एक गेम चेंजर परियोजना साबित हो सकती है, भारत के लिए अचीवमेंट साबित हो सकती है, खासकर तब जब चाइना एक अपना बॉर्डर और बना रहा है, लेकिन दोनों के अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। जरा वो समझा दीजिए। देखिए, अप्रोच में जो फर्क है उसको जयशंकर ने भी बहुत जगह कहा है और मोदी जी ने भी बहुत जगह कहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जो सॉवरेनिटी को इंटरफियर करे। उसका इंडिकेशन सीधा था कि जो BRI प्रोजेक्ट है वो और देशों की सॉवरेनिटी को इंटरफियर करता है, खासतौर से हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें। दूसरा, उन्होंने जो पॉइंट किया था कि वो कंट्रीज को डेट से बर्डन नहीं करे, उसको उनके ऊपर लोन का बोझ नहीं लाद दे। तो ये दोनों बातें डिस्टिंक्टली ये अंडरलाइन करती है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये BRI से अलग प्रोजेक्ट होगा और एक तरह से ऑल्टरनेटिव हाईवे होगा जो कम्पीट करेगा BRI से। BRI ने पहले ही यूरोप से जोड़ लिया है अपने आप को, सेंट्रल एशिया से होते हुए, इसलिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें एक ऑल्टरनेटिव रूट बन जाएगा यूरोप जाने के लिए, लेकिन चीन से नहीं, वो भारत से होगा। उसमें जो बड़ी अड़चन आएगी, अगर रेल रोड बिछाई जाए तो पाकिस्तान और ईरान दोनों से उसको जाना होगा और उसमें दिक्कतें आएगी। हिंदुस्तान, भारत को भी दिक्कतें आएगी, उसमें अमेरिका को और सऊदी अरेबिया को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए जो अल्टरनेट निकाला है वो सी रूट से भारत से लेके सऊदी अरेबिया तक और उसके आगे रेल रोड चला जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक आइडिया है, अभी इसको एक्सप्लोर करना है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की उसमें जरूरत होगी, कहाँ से पैसा आएगा, कब लगाएगा, ये सब देखना पड़ेगा। बताया कि एक आइडिया है, उसको एक्सप्लोर करना है, लेकिन एक आइडिया ये भी था कि आखिरकार किस तरह से G20 को सफल बनाया जाए, जहां पर कि एक G7 ब्लॉक था, एक रशिया और चाइना का ब्लॉक था जो यूक्रेन और उसकी समस्या को लेकर लगातार एक दबाव पड़ रहा था। लगता है क्या लीडर्स डिक्लेरेशन आएगा। भास्कर बालकृष्ण जी, एक बात बताइए कि जो डिक्लेरेशन आया है, एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसको भारत के डिप्लोमेट्स ने और साथ ही यहाँ की लीडरशिप ने पूरा किया, और शायद ये मुमकिन नहीं होता अगर इसमें प्रधानमंत्री खुद इसमें आकर हस्तक्षेप नहीं करते और लीडर से बात करते हैं। ये तो डिक्लेरेशन, ये अचीवमेंट है टीम इंडिया का। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें काफ़ी एंगेज हुए हैं, लेकिन हमारी जो डेलीगेशन है वो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे दोस्तों से मिलकर
ये अचीवमेंट हुआ है। और इसमें ये खास बात है कि जो बाली डिक्लेरेशन में है, जो रेफरेंसेस है यूक्रेन और रशिया को, वो नेगेटिव टर्म्स में था, कंडमनेशन, रिग्रेट वगैरह। इस बार डिक्लेरेशन पॉजिटिव टर्म्स में लिखा गया है, लैंग्वेज जैसे अपहोल्डिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर वगैरह। तो ये पॉजिटिव लैंग्वेज में अगर हम ये रिफ्लेक्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, तो अबाउट व्हाट इज डिजायरेबल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है किसी भी डेलीगेशन को ऑब्जेक्ट करने के लिए। वैसे तो ये जो अभी कमेंट्स आ रहे हैं मीडिया में, ये कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न यूएस एंड यूरोपियन वो शायद थोड़ा मॉडरेट किया उनके पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, इस वक्त G20 का एक सेशन है, जो आखिरी सेशन है वो चल रहा है। इसका अगर हम आकलन करें, क्योंकि अब लोगों में उत्सुकता ये है कि G20 से हमने हासिल क्या किया, कितना सफल आयोजन अभी तक आप मानते हैं, और क्या भारत के सामने जो एक कंसेंसस बनाने की चुनौती थी, ग्लोबल वन वर्ल्ड वन फैमिली की जो हम बात करते हैं, क्या हम वो अचीव कर पाए? मेरे विचार में जो सबसे बड़ी बात हमने हासिल की वो ये कि हमने करके दिखाया जो हम चाहते थे करना। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये G20 समिट भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैच जीतने के लिए एक अच्छा कप्तान होना चाहिए जो अच्छी टीम बनाए। तो पीएम मोदी जी ने एक इतनी अच्छी टीम बनाई, उसने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करके दिखाया। यहां तक कि जो डिक्लेरेशन था वो फाइनल डे के पहले ही यूनानिमसली एक्सेप्ट हो गया, और उस डिक्लेरेशन में इतनी अच्छी बातें गई। भारत ये चाहता था कि ग्लोबल साउथ की जो मुश्किलातें हैं उनको टैकल किया जाए, और साफ तरह से इस डिक्लेरेशन में ये दिशा दिखाई गई है कि किस तरह से अब G20 कार्य करेगा ताकि विश्व का भला हो, और खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ का हो। अगर आप इस डिक्लेरेशन को पढ़ें तो आप ये कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन डिक्लेरेशन। प्रभु जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम होने की वजह से मुझे ज़कीर उर्फ साहब को भी इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़कीर रहमान साहब, जिस तरह से एक कॉरिडोर की बात सामने आई, देखिए G20 तो हुआ ही, लेकिन साथ ही भारत ने एक नया लीप लिया है, जिसमें भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों मिलकर एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बायलैटरल संबंधों से आगे जाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो सऊदी या फिर कहीं मिडिल ईस्ट को भारत के और करीब लेकर आ रहा है। ये इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरह से चेंज करने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक्चुअल बात ये है कि ये एक बहुत पुराना आइडिया था। भारत और अरब महाद्वीप के जो ताल्लुकात हैं वो सदियों पुराने हैं, और पहले से ही भारत से यहाँ यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका में या अफ्रीका में जो है वो ट्रेड हुआ करते थे। अगर आप देखें, इस्लाम आने से पहले भी यहाँ से मोती और स्पाइसेस और सिल्क, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से जाया करती थी यूरोप में और इन अफ्रीका के देशों में। तो ये एक बहुत पुराना रूट था जिसको अंग्रेजों ने कंट्रोल किया जब उन्होंने अपना कॉलोनाइज किया भारत को भी और उस एरिया को भी। ये तो प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हमने उस रूट को रिवाइव करके अब और एक IMEC या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो जो BRI वगैरह जो है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये भारत का जो हमारा ट्रेड है उसको आगे बढ़ाएगा, और उसके अलावा एक मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, और उसके साथ साथ जो यूरोपियन देश हैं उन लोगों को और हमारी तिजारत को आपस में फरोग देगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। यहाँ से आप देखिए कि ये बाई शिप रास्ता बनाया है उन्होंने UAE तक, और फिर UAE से सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, हैफा, और फिर वहां से वो यूरोप की तरफ जाएगा। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।